चलिए, अब यहां तक हमारा क्या चीज था, यहां तक हमने पढ़ा था फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आते हैं जो एटम। एटम्स के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? एटम्स के बारे में हमें सबसे पहले बताया था डाल्टन ने, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा, अपने मॉडल का नाम रखा था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल जो आया था एटम्स के लिए वो डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल था। उन्होंने एटम को डिफाइन भी किया था, और एटम को सबसे पहले एग्जिस्टेंस में वही लेके आए थे। ठीक है, बाद में उनके कुछ स्टेटमेंट्स रॉन्ग हुए थे, और वो रॉन्ग किसने किए थे? वो रॉन्ग किए थे फ्यूचर में इन्हीं लोगों ने जिनके फ्यूचर मॉडल्स हैं। तो थॉम डाल्टन के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आपको देखने को मिलता है, द नेक्स्ट मॉडल इज थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन एटम को डिफाइन करने के लिए अपना एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के लिए उन्होंने एक बहुत बेसिक सा एक रेफरेंस लिया। वो रेफरेंस क्या था? आप वाटरमेलन सभी लोग जानते हैं, वाटरमेलन सबने देखा होगा। ठीक है, अगर आप एक हाफ कट वाटरमेलन को लें, हाफ कट करिए वाटरमेलन को और फिर उसको ऑब्जर्व करिए फ्रंट से, तो आपको दिखेगा उसमें रेड पार्ट दिखेगा, और साथ साथ ब्लैक कलर के सीड्स ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी उसके अंदर फिल्ड रहते हैं, है ना? यही तो होता है वहां पर। हाँ। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने उसी वाटरमेलन को एग्जांपल लेके इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो रेड पार्ट था उसको बोल दिया इन्होंने कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, किसका? एटम का। और जो सीड्स थे, सीड्स को इन्होंने बोल दिया इट इज निगेटिवली चार्ज पार्ट। तो Thomson proposed then an atom consists of uniform sphere of positive charge in which electrons are present at some places, just like watermelon. ठीक है, और इस मॉडल का नाम रखा गया प्लम पडिंग मॉडल। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। इन्होंने अज्यूम किया कि जो एटम का मास है वो पूरी सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये एक स्टैटिक मॉडल था, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब इनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, दिस वाज द सेकेंड मॉडल आफ्टर दिस वाज द सेकेंड मॉडल आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, जेई के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, और समझने के लिए भी। तो नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। The model is known as Rutherford alpha scattering experiment. In some book, it is written as gold foil experiment. In some book, it is written as gold foil experiment. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाए या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला जाए, दोनों ही सेम है। तो पहले इसके सेटअप को देखिए कि उन्होंने बनाया क्या। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स जो दिख रहा है, इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती हैं? डबली आयनाइज्ड यानी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अगर हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो सिर्फ क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा। तो जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है उसी को ही बोलते हैं हम लोग अल्फा रेज। और इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेज। इसको हम लोग अल्फा गन भी बोल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? स्लिट सिस्टम, लेड प्लेट। ये लेड की प्लेट लगाई गई है। ये लेड की प्लेट यहाँ पर क्यों लगाई गई है? क्योंकि अल्फा रेज जब यहाँ से चलेंगी तो सम इधर डिफ्लेक्ट होंगी, सम इधर डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो जो डिफ्लेक्टेड अल्फा रेज होंगी ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ जो रेज इस पाथ से जाएंगी सिर्फ उनको वो जाने देगा। तो यहाँ पर जो पर्सन, अल्फा रेज एक्चुअली काफी चार्ज पार्टिकल्स होती है, इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो यहाँ पर कोई हो सकता है जिसको वो डैमेज कर सकता है, इसके लिए इसको एब्जॉर्ब करवाया गया है।
फिर दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो यहाँ पर आपको ये ऐसा दिख रहा है ना रॉड जैसा, ये स्टैंडिंग रॉड, दिस इज व्हाट, दिस इज थिन गोल्ड फॉइल। इसकी थिकनेस कितनी है देख रहे हो आप, 0.4 टाइम्स 0.4, यानी 4 × 10⁻⁻⁵ की थिकनेस है इसकी, इस गोल्ड फॉइल की। यहाँ पर गोल्ड फॉइल लिया गया और फिर इस गोल्ड फॉइल को इस तरह से कवर किया गया है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और इसके अंदर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। ठीक है, चलिए ये तो एक सेटअप लगाया गया। अच्छा, अब इस सेटअप से वो करना क्या चाहते थे, देखिए इस सेटअप से वो चाहते थे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना चाहते थे किसी एक एटम के ऊपर। लेकिन एटम बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, एक एटम का साइज कितना होता है, एक एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। द साइज ऑफ एटम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा होता है एक एटम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक जरूरत थी एक ऐसे एटम, एक ऐसे एलिमेंट की जिसको हम लोग एग्जैक्टली एक एटम के साइज के बराबर, जिसको हम लोग एक एटम के साइज के बराबर रख सकें। हमें एक ऐसे एलिमेंट की जरूरत थी। तो इसके लिए पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट था, मोस्ट मैलिएबल कौन होता है, मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल का, गोल्ड। गोल्ड को लिया गया और उसको जितना मैक्सिमम हम मैलिएट कर सकते थे, थिन कर सकते थे, हमने किया। हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थिकनेस तक हम उसको लेके आ पाए, इससे ज्यादा हम नहीं ले आ पाए उसको। यानी हमें एक एटम अभी भी नहीं मिला, लेकिन हम क्लोज टू एटम आ गए, क्लोज टू एटम आ गए। तो उन्होंने यहाँ पर एजम्पशन ले लिया कि एज्यूम कर लो कि ये एक गोल्ड का एक एटम दे दिया गया है, एक एटम यहाँ पर, ये जो शीट है गोल्ड की, इसको उन्होंने बोला एज्यूम कर लो ये बिल्कुल एक गोल्ड का एक एटम के साइज के बराबर आ गया, ऐसा उन्होंने बोला एज्यूम कर। क्लियर? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाई गोल्ड इज यूज, व्हाई नॉट एनी अदर एलिमेंट। तो रदरफोर्ड के दिमाग में दो चीजें थी सिलेक्शन करते समय। एक तो उनको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसको वो एक एटम के थिकनेस के बराबर ले आ सकें, वो सिर्फ गोल्ड था। दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उस एटम के पास सफिशिएंटली उसका एटॉमिक नंबर काफी हाई होना चाहिए और एटॉमिक मास भी हाई होना चाहिए, सो दैट हमको प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन आसानी से मिल सके। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, विच इज सफिशिएंटली ह्यूज, और उसका एटॉमिक मास मोर देन 100 होता है, तो ये भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए गोल्ड को उन्होंने सेलेक्ट किया। मेरा ये पॉइंट क्लियर है, वाई गोल्ड? हाँ। चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखिए। अब ये आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपको वापस से पेन चलाना है, ये आपको नोट करना चाहिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पीछे वाला मैंने नोट करने पे इतना इंसिस्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो आपको जस्ट एक बार नॉलेज दी जा रही, बट आपको उनका एप्लीकेशन बहुत कम मिलेगा, बट ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसको आपको नोट भी करना चाहिए। चलिए ये तो मैंने इसका सेटअप बताया। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं, ये अज्यूम किया गया ये एक एटम है गोल्ड का, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल डाले, तो जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल डाले तो वहां पर कई तरीके के ऑब्जर्वेशन आए। एक ऑब्जर्वेशन आया कि पार्टिकल जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल छोड़े गए थे उसी एंगल पर यहाँ पर रिसीव हो गए, उनको बोला गया अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन आया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अराउंड 60 से 45 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, फिर कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो 120 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हुए, और अराउंड 20,000 अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने डाले तो उनको दिखा कोई एक पार्टिकल था। आफ्टर 20,000 पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करने के बाद उन्हें दिखा कोई एक ऐसा पार्टिकल था, वो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया, यानी 0 डिग्री के डिफ्लेक्शन से, जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया। तो आपको ये डायग्राम में सारी चीजें दिख रही हैं। ये देखिए स्ट्रेट गया है अनडिफ्लेक्टेड, फिर ये अराउंड 60 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है,
फिर ये अराउंड 120 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है, और बहुत कम रेज होती हैं, जो सबसे कम रेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होके आई है। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसा है, सबसे ज्यादा रेस कौन सी है, जो स्ट्रेट गई है, थोड़ी सी रेस डिफ्लेक्ट हुई है, उनसे भी कम 120 पर, और सबसे कम 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुई है। तो ये इतने तरह के पॉसिबल डिफ्लेक्शन वहां पर देखने को मिले। दिस वॉज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। पहले आप ये दोनों डायग्राम एक बार बना लीजिए, फिर मैं इनके ऑब्जर्वेशंस आपको बताऊंगा, और वो भी आपको नोट करने हैं। जल्दी से ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक दूसरे के साथ में ही बना लीजिए। डन सर। चलिए, तो अब इसके ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, कि पहले तो ऑब्जर्वेशंस क्या मिले और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स क्या मिले। पहला ऑब्जर्वेशन था इसमें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अराउंड 99.9% बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला। दूसरा, अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। बहुत थोड़े से, देखो ये वाले कुछ सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट इन 1 in 20,000, 1 in 20,000 did not pass through the foil at all but suffered the large deflection। ठीक है, और कम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे हैव केम, यानी डिफ्लेक्शन कितने डिग्री का लिया है, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन लिया है यहाँ पर। ये वाला रेस, ये गया देखो, स्ट्राइक किया यहाँ से और इसी पाथ पे वापस आ गया। तो ये एरो दिखा रहा है जाने का, और ये एरो दिखा रहा है आने का। जिस एंगल से गया, एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल पे वापस आ गया। दीज आर द ऑब्जर्वेशन। नाउ कम टू द कंक्लूजन्स। व्हाट आर द कंक्लूजन्स? पहला कंक्लूजन, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसका क्या मतलब था? इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ वेरी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। एटम के अंदर एक बहुत सारा खाली स्पेस है, जिसमें ना कोई प्लस चार्ज है ना ही कोई माइनस चार्ज है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे चले गए। Since few of the alpha particles were deflected from their original path through moderate angle, कुछ पार्टिकल बहुत थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, इट वाज कंक्लूडेड दैट whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom। इससे ये पता चला कि सारा पॉजिटिव चार्ज एटम में किसी एक जगह पर है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और वो जगह बहुत बहुत छोटी है, इसी वजह से बहुत कम डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वेन एवर अल्फा पार्टिकल कम क्लोजर टू दिस पॉइंट, दे सफर अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। द पॉजिटिवली charged heavily mass which occupies only a small volume in an atom is called न्यूक्लियस। तो इन्होंने ये जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल पार्ट था, इसको इन्होंने नेम दिया न्यूक्लियस। और इस पॉइंट, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस लाइन से ही इन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया कि एटम के पास क्या प्रेजेंट होता है। एटम के सेंटर पर एक बहुत छोटा सा स्पेस है, जिसमें एटम का सारा मास प्रेजेंट है, और उसका नाम दिया न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया गया है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट है रदरफोर्ड को। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चैडविक, एंड न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन और उससे कंक्लूजन्स निकाले गए। फिर अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन on even returned on their path, indicating that the nucleus is rigid and alpha particle recoils due to the direct collision with the heavy positively charged
मास, केवल एक पार्टिकल था वो जो बिल्कुल सीधे लौटा है। इससे पता लगा कि बहुत छोटा सा एक मास है जो कि रिजिड है, जिससे टकरा के ये बिल्कुल वापस आ गया है। एंड द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ, ये आपका मैथमेटिकली साउंड चीज है, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्टेड एंगल इज, यहाँ पर ये जो म्यू लिखा है इसको आप म्यू की जगह पर आप इसको यहाँ मॉडिफाई कर दीजिए एन, एन थीटा। एन थीटा का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट थीटा एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप इसको एन लिख लीजिए। तो एन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, वेयर थीटा इंक्रीजेस एन डिक्रीजेस। एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते चले जाएंगे। यहां पर इसको आप एन कर दीजिए। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन है द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, as atomic number increases number of proton increases, which increases the repulsion, and so deflection angle theta increases. As atomic number increases number of proton increases, which increases the repulsion, and so deflection angle theta also increases. तो these are the conclusion and observation। पहले ये ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, फिर नीचे कंक्लूजन है। पहले आप ये ऑब्जर्वेशन लिखिए, हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन्स। सर हो गया। एवरीवन डन? यस सर। तो ये हमने लिखा है कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन था, फिर कंक्लूजन उनसे ड्रॉ किए गए। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब मेनली हम लोग उस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में on the basis of a scattering experiment, Rutherford proposes the model of an atom which is known as the nuclear atomic model. According to this model, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all the protons are present. फिर next point है volume of nucleus is very small and is only a minute fraction of total volume of atom. The nucleus has a radius of, ये पॉइंट एक आप याद रखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख भी देता हूँ, बल्कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इट हैज अ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है ये 1 फर्मी के साइज के बराबर होता है। फर्मी, और 1 फर्मी में कितने सेंटीमीटर या मीटर के टर्म्स में बोलेंगे? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर बोलेंगे तो 10⁻⁻15। ऐसे ही जो एटम होता है, एटम, ये एटम का साइज किसके बराबर होता है? एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस और एटम का साइज का ऑर्डर पता है। न्यूक्लियस फर्मी ऑर्डर का होता है, एटम एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और एटम का रेशियो निकाला जा रहा है। तो आपको दिखेगा कि एटम और रेडियस के न्यूक्लियस से पता चला कि जो एटम का रेडियस है वो 10⁻5 टाइम्स होता है न्यूक्लियस की रेडियस के। द रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻5 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। सम टाइम आपको ये सब शो करने के लिए आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप उनका रेशियो निकाल के ये चीज शो करा सकते हो। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई निकालने का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई निकालने का आपके पास ये एक फॉर्मूला है,
इसको आप याद रखिए। कोई भी एटम है, उसके एटम का अगर आपसे एटम में न्यूक्लियस का रेडियाई आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। इस फॉर्मूले में ये आर नॉट क्या होता है, दिस आर नॉट इज 1.33 इंटू 10⁻⁻13। और ए क्या होता है, ए इज मास नंबर, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ पर ए और आर नॉट का वैल्यू रख के आप यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27 होता है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई 1.33 इंटू 10⁻⁻13। ए कितना है, 27 टू द पावर 1/3। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा कितना, 339 और ये 3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये आपको रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई मिल जाएगा। यहां तक समझा ये चीज। पहला हमने रेडियस ऑफ एटम और न्यूक्लियाई कंपेयर किया, फिर हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट करने का एक रिलेशन आपको दिया, ये दिस इज गिवन बाय रदरफोर्ड। एंड थर्ड थिंग है कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर एक एजम्पशन लिया गया है कि एटम्स आर स्फेरिकल इन साइज एज वेल एज न्यूक्लियस इज ऑल्सो स्फेरिकल इन साइज। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एटम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने वॉल्यूम ऑफ एटम निकाला 4/3 पाई r a होल क्यूब। r a स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ एटम। फिर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई r n होल क्यूब। और हमें पता है कि आर ए और आर एन, इनका ऑर्डर क्या होता है, 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा। और आर ए का वैल्यू कितना होता है, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻8 के ऑर्डर का होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई 10⁻⁻13 के ऑर्डर का होता है। यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 13 है ये। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई आपका 10⁻15 के मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कंपेयर किया, वॉल्यूम ऑफ एटम, पहले रेडियस कंपेयर किया, फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट किया, फिर वॉल्यूम ऑफ एटम को हमने यहाँ पर कंपेयर किया, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई को। फोर्थ पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट विद हाई स्पीड। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है उनमें वो रिवॉल्व करता रहता है विद हाई स्पीड। ठीक है, और इस मॉडल को उन्होंने एक रेफरेंस लिया था सोलर सिस्टम। इस मॉडल के लिए उन्होंने रेफरेंस किसका लिया, सोलर। जैसे सन के अराउंड जैसे अर्थ है, वो अपनी ऑर्बिट में रोटेट होती रहती है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने बोल दिया कि सन हो गया न्यूक्लियस और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोलर सिस्टम को रेफरेंस लिया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस तरह से ये इसके एप्लीकेशंस हैं, इनको भी एक बार जल्दी से फटाफट नोट कर डालिए। चलिए, इसके बाद अब आते हैं एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़े, थोड़ा सा एक बार हम डायग्राम भी बना लेते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये न्यूक्लियस है, यहां से अल्फा रेज बम्बार्टमेंट की जा रही है। ठीक है, जब अल्फा रेस को यहाँ से बम्बार्टमेंट किया जाता है तो अल्फा रेस के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्शन लगेगा। तो ये अल्फा रेज मैक्सिमम कितना पहुंच पाएगा, यानी एग्जैक्टली इसको टच नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि रिपल्शन है।
तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस क्या रह जाएगी, बची रह जाएगी। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस रह जाएगी जो न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से टच करने में। इसी को बोला जाता है एस्टिमेशन, दिस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। दिस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये जो मैंने अभी बताया, इसमें पहले कोई चीज नहीं समझी हो तो बताओ। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता है तो मैक्सिमम वो यहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि इसके आगे वो नहीं जा पाएगा ड्यू टू दी प्लस प्लस रिपल्शन। तो ये इन दोनों के बीच में, ये जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो फाइनल डिस्टेंस लास्ट में बच जाती है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लियर है? चलिए, अब हमें ये आर कैलकुलेट करना है। तो इस आर को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले यहाँ पे शुरुआत किया, हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी, कोलिजन के पहले की एनर्जी एंड कोलिजन के बाद की एनर्जी। एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला होगा उस वक्त उसकी क्या एनर्जी रही होगी, और फिर अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पहुंच गया होगा उसके बाद उसकी क्या एनर्जी रही होगी। ठीक है? तो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विद अ वेलोसिटी v नॉट, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितना बोला गया है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम having atomic number equal to z, then find out the closest distance of approach r and what is the velocity of alpha particle। हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। यानी जब अल्फा पार्टिकल शुरू में चला था उसकी क्या वेलोसिटी थी, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि ये आर कितना था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो हम पहले शुरुआत यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब इनिशियली अल्फा पार्टिकल यहाँ पर था, तो आपको पता है कि पार्टिकल में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली जब अल्फा पार्टिकल यहाँ था तो उस वक्त उसकी एनर्जी को हमने बोला है पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, जब अल्फा पार्टिकल इस जगह पे था। तो इनिशियली अल्फा पार्टिकल आपका मूव करने जा रहा था, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास प्रेजेंट होगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर जीरो रख दिया है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ छूट गया है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम अल्फा लिया है और वी अल्फा, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचते ही अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अचीव हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अचीव हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस वक्त वहां पर जो उसकी एनर्जीज होंगी उनको Pe2 और Ke2 बोला गया। जब यहाँ पार्टिकल पहुंचा वो स्टॉप हो गया तो Ke2 जीरो हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रह जाएगी, कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जब भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनके बीच की एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि F इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग इसको और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया गया है। ठीक है? और चार्ज आपके पास कितना है, Q1 है और Q2। Q1 हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज और Q2 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, डिवाइड बाई उनके बीच की डिस्टेंस r। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर आप क्या करिए, अब देखिए इसी
हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी, के को देखिए के लिखा गया है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लेट अस सपोज ये जिस एटम का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z था, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोटॉन कितने होंगे, ई, जेड प्रोटॉन्स होंगे, तो उनपे टोटल चार्ज कितना होगा, Ze चार्ज, तो Q2 बिकम्स Ze, दिस इज व्हाट Q2। और जो हीलियम होता है, सॉरी अल्फा पार्टिकल होता है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं, दो दो प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2e, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड Q1, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो वो यहाँ पे r रखा गया है। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसमें से कोई चीज अगर आपको नहीं समझी हो तो पहले वो आप डिस्कस कर लीजिए। फोर्स कहाँ का है? क्या चीज बेटा, फोर्स सॉरी, फोर्स पूछ रहे हो आप? हाँ, फोर्स, ये दो चार्ज पार्टिकल है, ये अल्फा है, अल्फा पार्टिकल, और ये न्यूक्लियस का चार्ज, इन दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा ना, हाँ, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन मैंने कूलॉम्स लॉ से लिखा। अभी आपने कूलॉम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो आप यहां पर लिख लीजिए, इट इज रिटन एज पर कूलॉम्स लॉ, इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन से हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे के को के ही रखा है, Q1 क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, दैट इज हाउ मच, 2e, और Q2 क्या हो गया, चार्ज ऑफ दिस एटम, दैट इज Ze, और r हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही मैंने यहाँ पर ये पुट किया है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये डेरिवेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, मेथड बाय विच वी हैव डेराइव दिस, हमने इसको जिस मेथड से डेराइव किया है, आपको वो मेथड अगर आप याद रखेंगे वो ज्यादा आपकी हेल्प करेगा एज कंपेयर टू कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। समझ रहे भाई ये बात? हाँ, सर वो के कांस्टेंट है ना? हाँ, के इज कांस्टेंट, इस के का वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10⁻⁹। ये जो 1/4 पाई, इसको एप्साइलन पढ़ते हैं, ये जो बना है ना ई जैसा देखने में, ई नहीं है, इट इज लाइक दैट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन। ये ग्रीक लेटर है एप्साइलन, और इस के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। तो यहां पर हमने रखा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था ये वाला आर, तो यहां से आर का वैल्यू निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बट मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूं, आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, तो इसलिए बेटर है कि आप ये डेरिवेशन याद रखिए। जब भी आपको आर का वैल्यू निकालने को आए, आप फटाफट एनर्जी कंजर्व कराइए। इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी और आफ्टर कोलिजन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि वो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से हमने आर का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर भाई? अच्छा, दूसरा रिलेशन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द डिस्टेंस r1 विच इज ग्रेटर देन r। यानी अभी ये r यहाँ पर है, लेट अस सपोज ये कह रहा है कि पार्टिकल समथिंग यहाँ पर ये पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r1 है, ठीक है। इस r1 डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये r1 डिस्टेंस पे होगा तो इस वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, जो शुरू में 0 थी वो थोड़ी सी बढ़ के यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होती है आफ्टर कोलिजन दिस, और उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकती है, हाफ mv²। यहाँ पे हाफ अगेन छूट गया है, यहाँ पर भी हाफ छूट गया है। बस इतना सा चेंज कर दीजिए, ये आपको ये v1 कैलकुलेट करने को बोला। r1 डिस्टेंस पर वेलोसिटी v1 है, और आपसे ये v1 कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। ये आपको सेकंड वाला नहीं पूछा जाता है कभी भी, आपको ये आता है एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी ये आर का वैल्यू। ये पूरा फॉर्मूला, ये पूरा जितने भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है सब नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपको करने को आएगा इसके ऊपर। डन सर। एवरीवन, चलिए Yes, तो sir. ये हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बस एक ही चीज बचती है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को फेल किया गया क्यों, उस पॉइंट पे आते हैं कि व्हाई रदरफोर्ड मॉडल इज फेल्ड। तो चलिए, तो ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहला पॉइंट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक्चुअली इनके मॉडल को चैलेंज किसने किया था, इनके मॉडल को इनके एक फ्रेंड ने चैलेंज किया था। हिज नेम इज नील्स बोर। नील्स बोर, उन्होंने इनको चैलेंज किया, और उसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने एक क्लासिकल फिजिक्स का, या क्लासिकल मैकेनिक्स बोल सकते हो, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट मूव्स। मैक्सवेल ने बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बहुत स्पीड से मूव करता है, इट कॉन्टिन्यूसली एमिट्स एनर्जी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, उस टाइम तक ये मैथमेटिकली प्रूव था। तो बोर ने बोला कि अगर मैक्सवेल की थ्योरी सही है तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है जिसकी एनर्जी फिक्स है। तो अगर एटम समझो कि लेटर सपोज इनिशियली यहां था, इस ऑर्बिट में था, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहता है जिसकी एनर्जी फिक्स है, तो एटम इलेक्ट्रॉन लेटर सपोज वो यहां पर था, फिर अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। लूज करेगा तो वो उसका जो ऑर्बिट का साइज था वो देखो इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, यानी उसका एनर्जी ड्रॉप होता जाएगा। ऑर्बिट का एनर्जी ड्रॉप होना मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्रॉप होता है। कॉन्टिन्यूसली वो एनर्जी लूज करता जाएगा, लूज करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डिप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, प्लस और माइनस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एटम एग्जिस्ट कर रहा है, एटम स्टेबल है। तो रदरफोर्ड का मॉडल अगर सही है तो एटम स्टेबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल को चैलेंज कर दिया, किसने, बोर्स ने। और उसके लिए उन्होंने किसको यूज किया, मैक्सवेल थ्योरी को यूज किया। ये बात जो मैंने अभी बताया है, इसमें कोई चीज जो आपको नहीं समझी हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जीज कॉन्टिन्यूसली, द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines of definite frequencies, that is called discontinuous spectrum. Hence the loss of energy by electron is not continuous in an atom. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा एनर्जी, और एनर्जी लूज करेगा तो स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। लेकिन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस ना आके स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस आता है जब ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड वाले पॉइंट के थ्रू भी इसको रॉन्ग प्रूफ किया गया रदरफोर्ड के मॉडल को। अभी आप स्पेक्ट्रम वर्ड से शायद अवेयर नहीं होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब स्पेक्ट्रम वगैरह सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे रदरफोर्ड के मॉडल्स के फेल्योर। अच्छा, इनके मॉडल को चैलेंज किसने किया था, बोर्स ने। तो जब इन्होंने चैलेंज किया बोर ने, तो फिर बोर से ही लोगों ने पूछा, आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो बताइए कि आपके हिसाब से फिर सही मॉडल क्या है। बोर्ड से लोगों ने पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि रदरफोर्ड जो बता रहे हैं उसमें मिस्टेक्स हैं, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। तो रदरफोर्ड के बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स का मॉडल।
बोर ने बोला कि अगर आप मेरे मॉडल को समझना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर एज वेल एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा अगर आप मेरे मॉडल को समझना चाहते हैं, ऐसा बोर्स ने कहा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बोर्स मॉडल पढ़ने के लिए जाएंगे तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर, वेव पार्ट, और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो आपको डिस्कस्ड मॉडल है वो बोर्स का मॉडल ही है, जो सबसे ज्यादा डिस्कस्ड है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी चीज के ऊपर रहेगा।